Hi, a very good evening to all of you. We are into a series wherein we are trying to identify the important keywords which are necessarily to be produced into the civil service mains examination of public administration as optional. We have been able to discuss about several theories. We started with the definition of the organization, then we moved on into the difference between the classicals and the neoclassicals. Then we discussed individually each and every thinker of the classical school of thoughts: Taylor, Fayol, Gulick, Arwick, Weber. Then we studied about the link between the classical and the neoclassicals, which is dynamic administration by Mary Parker Foley. In today's lecture, we are jumping onto the neoclassicals. And the first thinker that we'll be discussing today is Elton Mayo. Elton Mayo has not given any theory as such. He has conducted certain experiments, and based on those experiments, he has deduced certain important findings, and those findings are the bedrock of the classical school of public administration. तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. बेसिकली जब नियो क्लासिकल स्कूल आ रहा था तो नियो क्लासिकल स्कूल इसलिए आ रहा था कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी जो है क्लासिकल वे से बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पा रही थी. कभी कभी समय अपने आप ही एक नेसेसिटी जनरेट कर देता है, एंड नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस. तो कुछ ऐसा ही हुआ कि समय बदल रहा था. जब समय बदल रहा था तो बदलती डिमांड को समझते हुए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और उन एक्सपेरिमेंट से कुछ आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स पाए गए, और उन रिजल्ट्स ने प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया. एज अ रिजल्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस को भी बढ़ा दिया. जैसे कि एक ज़माना था हमारे स्कूल के अंदर, मेरी मदर बताती हैं कि जब वो स्कूल में पढ़ती थी तो टीचर हाथ में स्टिक लेके रखता था. बच्चे टीचर से स्कूल के अंदर ही नहीं, स्कूल के बाहर भी डरा करते थे, और बहुत रिस्पेक्ट हुआ करता था एक टीचर और स्टूडेंट की रिलेशनशिप के बीच में. बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, कि अगर टीचर नाराज़ हो गया तो बच्चों को ऐसा लगता था कि उनकी लाइफ में कोई बहुत मेजर इमोशनल आउटबर्स्ट हो गया है. फिर हमारा ज़माना आया. हमारे ज़माने में जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है मोर स्कूल के अंदर कन्फाइंड रह गया. मार अभी भी पड़ती थी लेकिन अब बहुत कम हो गई. टीचर और स्टूडेंट की रिलेशनशिप भी थोड़ी अफेक्ट हो गई. मोर ऑफ अ फॉर्मल इन्वायरमेंट से हम इंट्रोड्यूस हो गए. जो करंट ज़माना है वहाँ पे अगर टीचर बच्चे पे थोड़ा सा भी हाथ उठा दे तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू बन जाता है स्कूल के अंदर. टीचर्स को भी इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि एज अ रिजल्ट वो भी फ्री होके नहीं पढ़ा पाते. इसके दोनों पहलू हैं, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, लेकिन कहने का मतलब है कि ज़माना बदल रहा था, हवा बदल रही थी. इसी वजह से टीचर और स्टूडेंट की रिलेशनशिप के डायनेमिक्स भी बदल रहे थे. इसी तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना प्राइमरी मोटिव है एनी ऑर्गेनाइजेशन का. लेकिन जब स्ट्रक्चर्स, हायरार्की और वो जो फॉर्मल वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो इन सब चीजों को नहीं इंक्रीज कर पा रहा है, तो देन देयर हैज टू बी समथिंग न्यू, एंड दैट न्यूनेस व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड वाज ह्यूमन रिलेशन स्कूल. तो बहुत ही ब्रीफ स्टडी करते हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पे ध्यान देते हैं और छोटे छोटे कंसेप्ट्स को समझते हैं, और उसके बाद लेटर ऑन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे या दूसरे थिंकर्स पे जाएंगे. इस एल्टन मायो की थ्योरी को समझने के लिए एक चीज समझनी पड़ेगी कि क्लासिकल स्कूल ने कहा ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू स्ट्रक्चर एंड ह्यूमन इज पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर. नियो क्लासिकल स्कूल ने कहा ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू ह्यूमन बींग्स, ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू ह्यूमन रिलेशंस, ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू ह्यूमन इमोशंस, ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू इंटरपेनिट्रेशन ऑफ थॉट्स. नियो क्लासिकल स्कूल ने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बस एक एलिमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ओवर एम्फेसाइज किया. उसने कहा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है. ऑर्गेनाइजेशन इंसानियत से भरी होनी चाहिए. ह्यूमन बीइंग शुड बी द सेंटर ऑफ स्टडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अर्लियर इट वाज नॉट द केस. Earlier, we were primarily devoted towards the methodologies, the procedures that were to be followed, the material, and how effectively that material and methodologies have to be made so that human has no discretion in his own ambit, and he has to do everything as per the predefined procedures. लेकिन मायो ने या नियो क्लासिकल थिंकर्स ने कहा भाई ऐसा कैसे हो सकता है. इट इज नॉट पॉसिबल. क्लासिकल स्कूल ने एक टिपिकल पुराने जमाने की सास बहू की रिलेशनशिप को रिइंस्टेट किया, लेकिन नियो क्लासिकल ने इंट्रोड्यूस किया मॉडर्न सास और मॉडर्न बहू. जैसे सास और बहू जो है वीडियो बना रहे हैं डांस करते हुए और यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं. दे आर हैविंग दैट बॉर्न होमी, दे आर हैविंग दैट गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर. तब जाके प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तब जाके आपका घर आगे बढ़ेगा. पुराने इसके अंदर कंफ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा थे
कि सास जो है एकदम बहू को दबा के रखना चाहती है, वर्कर्स के ऊपर इतना टाइट सुपरविजन कर दो, मॉनिटरिंग कर दो, उनसे सब कुछ छीन लो उनका, उनको इतना उलझा दो प्रोसीजर्स और मेथोडोलॉजीज में कि अपना दिमाग वो इस्तेमाल ही ना कर पाए। तो क्लासिकल स्कूल ने प्राइमरी फोकस दिया टेक्निकल स्किल्स के ऊपर, दैट मैनेजर शुड हैव अ वेरी गुड टेक्निकल स्किल्स। बट व्हेन इट कम्स टू द नियो क्लासिकल, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि टेक्निकल स्किल्स नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा टेक्निकल स्किल्स के साथ एक सोशल स्किल्स भी होना चाहिए, जिससे जो बॉन्ड है रिलेशनशिप का बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर, बिटवीन द सास एंड द बहू, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए जिससे ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो सके। एल्टन मायो की थ्योरी के अंदर 4 एक्सपेरिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं को एग्जाम में बार बार लिखना है। पहला, ग्रेट इल्यूमिनेशन। इसने बस एक छोटी सी बात बोली कि फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो है, इट हैज लिटिल और नो रोल इनटू द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ सोशल एनवायरनमेंट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ नहीं किया, 6 गर्ल्स को लिया, उन दोनों को अलग अलग रूम्स में बिठाया, वहां पे एक जगह कांस्टेंट लाइट इंटेंसिटी थी, दूसरी जगह की इंटेंसिटी को वेरी किया और इतना वेरी कर दिया कि लास्ट में वर्कर्स को दिखाई नहीं दे रहा था जो वो काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी दोनों ग्रुप्स ने सेम प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस करी। वो इसलिए हुआ क्योंकि वो जो गर्ल्स बैठी थी जहां पर वो मॉनिटर हो रही थी, उनको एक सोशल डिग्निटी आ रहा था कि दे आर इंपॉर्टेंट। सिंस दे आर इंपॉर्टेंट, उनकी वो सेल्फ प्राइड, सेल्फ प्रेस्टीज जो डेवलप हो रही थी, उसके पीछे उन्होंने ये ठान लिया कि हमको काम करके दिखाना है। तो एज अ रिजल्ट इससे ये प्रूव हो गया कि फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज लेस इंपॉर्टेंट और नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू सोशियोलॉजिकल एनवायरनमेंट। पहली ऑब्जर्वेशन। फिर रिले असेंबली टेस्ट रूम, सेकंड एक्सपेरिमेंट। कुछ नहीं किया, वर्कर्स अपना काम कर रहे हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें इंट्रोड्यूस करी कि सास बहू से आके पूछ रही है किचन में, और भाई क्या चल रहा है, मोहम्मद रफी के गाने सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? बहू बोल रही नहीं नहीं, हम तो अरिजीत के गाने सुनते हैं। तो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट, एक कोहेसिव इन्वायरमेंट, एक इनफॉर्मल इन्वायरमेंट, जहां पे सास जो है बहू के आके चोटी खींच रही है प्यार से, और बहू जो है प्यार से बेलन मार रही है। एक दोस्ती का माहौल, एकदम लाइट एटमोस्फेयर, जहां पे जो स्ट्रेस वर्क से जनरेट भी हो रहा था बहू में किचन में काम करने से, वो गायब हो गया। रोटियां भी फुलके बन रहे हैं बड़े बड़े। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एल्टन मायो के टाइम पे फ्रेंडली इन्वायरमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। छोटे छोटे ब्रेक्स दिए गए जहां पे वर्कर्स जो है आपस में जाके इंटरैक्ट कर सकें, एक दूसरे के साथ बात कर सकें। उन ब्रेक्स के अंदर वो हंसी मजाक कर रहे हैं, बैठ के गप्पे मारी जा रही हैं, चुटकुले सुनाए जा रहे हैं, और वापस आ रहे हैं काम में फिर मोटिवेटेड, फिर दोबारा रिफ्रेश होकर वो और ज्यादा प्रोडक्टिविटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। छोटे छोटे वेजेस के क्वांटम को इंप्रूव कर दिया गया, छोटे छोटे मोटिवेशंस पे उनके काम किया जा रहा है। ये देखा गया कि वो इंसान है, वो ह्यूमन बींग्स हैं। ह्यूमन बींग्स को आप थोड़ा सा इंटरेक्ट करने दो, थोड़ी सी बातें बातें करने दो, एकदम फ्री माहौल दो। जब उनका माइंड इस बर्डन से फ्री होगा कि मैनेजर जो है एकदम बेताल बन के उनके सर के ऊपर बैठा हुआ है, तो वो प्रोडक्टिविटी खुद ही ज्यादा देंगे, वो खुद ही एक्सीलेंस को अटेन करने की कोशिश करेंगे। आप ये मानो कि वो अच्छा करना चाहते हैं, काहे उनसे नेगेटिव फीलिंग रखते हो कि पहले ही जो है मन के अंदर जो है आपने ये रख रखा है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो काम नहीं करना चाहते, ये ऐसे, ये काम चोर है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप उनको एक लेटर ऑफ एप्रिसिएशन दो, अपने आप प्रोडक्टिविटी जो इंक्रीज हो जाएगी। इंसान को इंपॉर्टेंट तो फील कराओ कि वो भी इंपॉर्टेंट है, उसका एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, कि ऑर्गेनाइजेशन इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं रही। तो जो क्लासिकल स्कूल ने इंसानियत को बाहर निकाल दिया था, नियो क्लासिकल स्कूल ने उसी इंसानियत को उठा के वापस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रख दिया। उसके बाद ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट्स, एक ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। इसमें एक मास इंटरव्यू प्रोग्राम करवाया गया जहां साइकोलॉजिस्ट को बिठाया गया और वेंटिलेशन थेरेपी का इस्तेमाल किया गया कि भाई आपकी क्या शिकायतें हैं मैनेजमेंट के अगेंस्ट। बहू से बैठ के पूछा गया कि आपकी क्या शिकायतें हैं सास के अगेंस्ट। उसने अपने छोटे छोटे पॉइंट्स बताए कि मम्मी जो है डांटती है कि रोटी सही नहीं बनी है, मम्मी जो है डांटती है कि साफ सफाई अच्छे से नहीं हो रही है। आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, गलतियां हो जाती है। तो ऐसी वर्कर्स जो अपने छोटे छोटे कंसर्न्स मैनेजमेंट के अगेंस्ट बताने लग गए उन साइकोलॉजिस्ट को, और साइकोलॉजिस्ट वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठ के उनको लिख रहे हैं कि हाँ भाई ये है ये प्रॉब्लम है। लेकिन जो वर्कर्स के अंदर एक फीलिंग आएगी, कोई इनको सुनने को तैयार है, कोई इनके दर्द को समझता है, और क्या पता इसके ऊपर कोई एक्शन हो। जब उनके अंदर इस तरीके की एक पॉजिटिव फीलिंग जनरेट हुई तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। अब उस टाइम के हिसाब से जहां पर हायरार्की ये सारी गली के नर भी कितना बड़ा बड़ा बातें बोल के गए थे, जब ये इस तरीके का माहौल जनरेट हुआ तो एकदम एक लैंडमार्क रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ। लैंडमार्क फाइंडिंग्स, कल्पना से भी विचित्र, एकदम अविश्वसनीय। तो बड़ा हैरानी हुआ कि यार ये क्या है, सिर्फ बातें कर करके, दोस्तियां लड़ा लड़ा के, चुटकुले सुना के क्या एम्प्लॉय की एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाती है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई ऑर्गेनाइजेशन की। तो जब ये कमाल की फाइंडिंग्स एल्टन मायो ने दी, उन्होंने कहा मैनेजर शुड बी ट्रेन्ड इन मोर सोशल स्किल्स एज वेल एज इन टेक्निकल स्किल्स, इन बोथ द थिंग्स। टेक्निकल स्किल्स का क्या करोगे यार,
A प्लस बी इज इक्वल टू सी, कोई फायदा नहीं है, मैथमेटिकल चीजें हैं। एक टाइम के बाद बंदा इससे बोर हो जाएगा, लेकिन जो बॉन्ड जो वो डेवलप करेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन से और अपने आसपास अपने कुलीग से, उसे वो लाइफ लॉन्ग चेरिश करेगा। लास्ट में एक बैंकिंग वायर एक्सपेरिमेंट किया गया। यहां पे एक छोटा सा कंसेप्ट है, मायो ने बहुत ब्यूटीफुली एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग को यहां पर एनलिस्ट किया है। उसने कहा कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर वो सब तो बना दिया, लेकिन उसके बाद भी एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, और वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती है, और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना चाहिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को। बेसिकली उसने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन में भले ही डेजिग्नेशंस है, रैंक्स हैं, सारे के सारे लोग अपना काम करते हैं, वो क्लासिकल वाला रोल एंड गोल क्लैरिटी है, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस की बातें कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप्स बन जाते हैं, छोटे छोटे झुंड बन जाते हैं। ये वाले लोग उनको पसंद नहीं करते, गुटबाजी शुरू हो गई, ग्रुपिज्म शुरू हो गया कि वो लोग सही नहीं है, हमारा ग्रुप बढ़िया है, वो वाला ग्रुप अच्छा नहीं है, ये वाला ग्रुप अच्छा नहीं है। आपस में उन ग्रुप्स के झगड़े हैं, और वो ग्रुप्स अपने मेंबर्स के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। आप देख लो गली मोहल्ले की आंटियां, यंग लड़का और लड़की को छुप छुप के जाना पड़ता है। दो इंडिविजुअल्स जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया हुआ है कि वो एक दूसरे के साथ फ्रीली घूम सकते हैं, इफ दे लव ईच अदर, वो कहीं भी जाएं, कहीं भी घूमें, कोई उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकता, सरकार भी क्वेश्चन नहीं कर सकती, इस तरीके की मॉरल पुलिसिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। यहां देश की पुलिस उनको जाके नहीं पकड़ रही है, लेकिन गली मोहल्ले की आंटी, देखो पर लग गए, उड़ने लग गई ये लड़की, ये देखो 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 भैया गए हाथ से, अब तो ये तो बहुत तेज हो गए हैं, ये लड़का तो अपने आप को बहुत बड़ा सलमान खान समझने लग गया है। जब इस तरीके का पीयर प्रेशर वो आपकी फैमिली पे बिल्ड करते हैं, तो इमीडिएटली लोगों के बिहेवियर जो है कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं, सोशल रेगुलेशन उन पे लगने लग जाता है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर भी सोशल रेगुलेशंस लगाए जाते थे, उनको अलग अलग नामों से चिढ़ाया जाता था। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा बॉस को जाके चुगली करता है, तो उसका नाम स्क्वीलर रख दिया कि चुगलखोर कहीं का, इसके जैसी वो आएगा सबके सब चुप हो जाएंगे, अरे नहीं नहीं इसके आगे कोई बात मत करो, हाँ सब बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छे हैं सर, में कोई कमी नहीं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। ऐसी रेट बस्टर्स वो लोग थे जो इनफॉर्मल ग्रुप ने बोला कि नहीं भाई 5 कैंडल बनानी है, लेकिन उन्हें काम करने में मजा आ रहा है, वो 10 बना रहे हैं, तो उनको भी वो बोलेंगे तू बड़ा कमेड़ू है, बड़ा कर्मठ आदमी है, मैनेजमेंट का चमचा है तू। उसी तरीके से चिसलर्स की टारगेट दिया 5 कैंडल बनाने का, उन्होंने बनाई 1, तो उनका नाम रख दिया कामचोर। जो टारगेट हम दे रहे हैं, मैनेजमेंट का टारगेट पे मत जाओ, जो टारगेट हम दे रहे हैं एटलीस्ट उसे तो अटेन करो, ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी तो नौकरी कहां पे करेंगे। चिसलर्स जो है उनका एटीट्यूड ये था, बने रहो पगला, काम करेगा अगला, एकदम टिपिकल काम ना करने वाला एटीट्यूड। जब इस तरीके के इनफॉर्मल ग्रुप्स बने, वो इंडिविजुअल बिहेवियर्स को कंट्रोल करने लग गए। लेकिन मायो ने कहा कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये जो इनफॉर्मल ग्रुप्स बनते हैं, ये जो इनफॉर्मल पीयर्स बनते हैं, इसको आप कंस्ट्रक्टिवली यूज कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन की बेटर फंक्शनिंग के लिए। आप जो है इनफॉर्मल ग्रुप्स के लीडर्स को बुलाओ, उन्हें टेबल पे बिठाओ, उनसे बात करो, सबसे बात करने का फायदा नहीं है, ये लीडर से ही बात करोगे पर्याप्त है। आप देखो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैनेजमेंट होता है, उसके बाद भी ट्रेड यूनियंस बनी हुई हैं, इवन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट से लाइक वर्क्स कमेटी, जब मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों होंगे, लेकिन बहुत बार मैनेजमेंट जो है यूनियन लीडर्स को बुला लेता है इनफॉर्मली अपने पास कि आप बताइए इसका सॉल्यूशन कैसे निकाले, क्या निकाले, हमको क्या करना चाहिए। तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही बड़ा एसेट है, एंड इट कैन बी यूज्ड टू स्ट्रेंथन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सुपरविजन को इंप्रूव कर सकता है, जो काम मैनेजर नहीं कर पा रहा है वहां यूनियन नेता कर पाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कंस्ट्रक्टिवली यूज करो, आप इसे डिस्ट्रक्टिवली क्यों देखते हो। तो जब मायो ने ये बातें बताई तो सच में दिमाग चकरा गए लोगों के, इतनी पॉजिटिव थिंकिंग, इस दुनिया में कुछ बुरा है ही नहीं। जैसे एमपी फोले, कन्फ्लिक्ट बुरा नहीं है, कन्फ्लिक्ट की हैंडलिंग ये डिसाइड करती है कि वो गलत होगा कि सही होगा, या अच्छा होगा कि बुरा होगा। तो मायो ने जब इस तरीके की थिंकिंग दी, तो आज आपको हो सकता है ये लग रहा हो कि यार ये तो बड़ी छोटी बातें हैं, इनमें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप उस टाइम को देखो जिस टाइम पर एक ऑलरेडी एक डोमिनेंट फिलॉसफी हुआ करती थी, और उस डोमिनेंट फिलॉसफी को काउंटर करके हमने एक नई फिलॉसफी इंट्रोड्यूस करी, जिसने कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर दिया आपकी इंडस्ट्रियल फंक्शनिंग को, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी को। उसके बाद प्रोडक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस इंप्रूव होने लग गया। और कुछ नहीं करना, आपको बस पैम्पर करके रखना है, ए मैच्योर साइकोलॉजिस्ट बनना है। तो मैनेजर्स को है बड़ी स्मार्टली एक्ट करना है, डिप्लोमेटिक होके वर्कर से जितना काम निकलवा सकते हो आपको निकलवाना है। छोटा बच्चा होता है, दूध नहीं पी रहा, माँ आती है उसके पास, बेटा ये पापा के नाम का, ये मम्मी के नाम का, ये भाई के नाम का, वो एक एक घूंट करके पूरा ग्लास गटक जाता है। तो मदर इज अ वेरी गुड ए मैच्योर साइकोलॉजिस्ट, शी नोज द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, द चाइल्ड हैज डेवलप्ड द लव फॉर द फेलो पीपल अराउंड हिम और हर,
तो इसीलिए वो भाई के नाम का, पापा के नाम का, मम्मी के नाम का, एक घप्पा खा लो, दो घप्पा खा लो करते करते पूरी की पूरी 2-3 रोटियां निपटवा देती हैं। तो मायो ने कुछ नहीं किया, मायो ने ये कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर माँ को लेके आओ, मम्मी को लेकर आओ। जब मम्मी आएगी, कंपैशन आएगा, वर्कर्स को वो अपना मानेंगे। जैसे ही वो वर्कर्स को अपना मानेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी अपने आप इंप्रूव होगी। और ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथन करेगी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मैकेनिज्म होने चाहिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। जैसे वर्क्स कमिटी हो गया, मैंने आपको बताया कि वर्क्स कमिटी एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू मैनेजमेंट और वर्कर्स एक टेबल पे आके बात करते हैं। दैट इज व्हाट इज वर्क्स कमिटी। ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के सेक्शन 3 के अंतर्गत बनती है। अब हमने क्या किया, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स कमिटी ने स्ट्रेंथन किया किसको, यूनियन नेता को, क्योंकि वो वहीं से इलेक्ट होकर आते हैं, तो उनकी पोजीशन को स्ट्रांग किया, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया, उनको आइसोलेटेड, सेक्लूडेड या फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली फीलिंग नहीं आ रही। एज अ रिजल्ट बॉनहोमी में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। तो एल्टन मायो के टॉपिक इतना ही है, आपको बस घुमा फिरा के इन्हीं कीवर्ड्स के आसपास खेलना है। अगर आप इसको सीख गए तो आप पेपर के अंदर जब नियो क्लासिकल का क्वेश्चन आएगा या क्लासिकल थ्योरीज का क्रिटिसिज्म आएगा, जब कुछ भी आएगा, यू विल समहाउ बी एबल टू मैनेज और कंडेंस योर डेटा टू दीज 10-15 कीवर्ड्स। दैट इज व्हाट इज माय पर्पस एक्चुअली। मैं इन लेक्चर्स पे 2-2 घंटे 3-3 घंटे के लेक्चर्स दे सकता हूँ एल्टन मायो के ऊपर और डिटेल बता सकता हूँ, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज लेक्चर्स। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और लेक्चर्स बनाने के लिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और एट द सेम टाइम जो पर्सनल मैसेजेस मुझे भेज रहे हैं उसमें वो आंसर्स लिखकर भी भेज सकते हैं। मैं पर्सनली उनको एवेलुएट करूंगा और आपको बताऊंगा उसके अंदर क्या बेटर डाला जा सकता था। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर चेस्टर आई बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन या क्वेश्चंस के साथ। ओके, टेक केयर, गुड नाइट।